व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम टू नोट्स। तो आज की इस वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन में हम अपनी एक्सप्रेस और टाइप स्क्रिप्ट की जर्नी को फर्दर कंटिन्यू करेंगे। और आज हम अपनी एक्सप्रेस की इस एप्लीकेशन को जो हमने लास्ट टाइम इम्प्लीमेंट किए थी उसको आज हम पोस्टग्रेस के डेटाबेस के साथ कनेक्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ टाइपोआरएम। ठीक है, तो अगर आपने मेरी लास्ट इस प्लेलिस्ट की वीडियो नहीं देखी जिसके अंदर हम लोगों ने क्लीन कोड की प्रैक्टिसेस को इम्प्लीमेंट किया था एक्सप्रेस के अंदर, तो मैं आपको हाईली सजेस्ट करूंगा कि आप चाहें जाकर वो प्रीवियस वीडियो देखें ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हम एक इंटरप्राइज लेवल का स्ट्रक्चर जो है वो एक्सप्रेस में किस तरीके से बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लीन कोड प्रैक्टिसेस। ठीक है, तो इसी के साथ इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने VS कोड के अंदर अगेन उसी प्रोजेक्ट को ओपन कर लिया जो हमने लास्ट टाइम बनाया था। यहाँ पर मेरे पास एंटिटीज भी हैं, मैपर्स भी हैं, रिपोजिटरीज, रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स, राउट्स एंड सर्विसेज। तो ये लास्ट वो फोल्डर स्ट्रक्चर्स थे जो हमने बनाए थे जिसकी मदद से हम लोगों ने क्लीन कोड की प्रैक्टिस को उसके अंदर इम्प्लीमेंट किया था। ठीक है, तो इस पॉइंट पे अगर आप मेरे सेकंड एक विंडो में आते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने एक डेटाबेस भी कॉन्फ़िगर कर लिया है पोस्टग्रेस के अंदर। और पोस्टग्रेस को किस तरीके से इंस्टॉल करते हैं अगेन मैं इस डिस्कशन में नहीं जाऊँगा, आप इसको इजीली देख सकते हैं यूट्यूब पे। तकरीबन आपको वीडियोस मिल जाएंगी जहाँ पर इजीली आप पोस्टग्रेस डेटाबेस को अपने कंप्यूटर के अंदर इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने पोस्टग्रेस डेटाबेस को इंस्टॉल करने के बाद बुक्स अंडरस्कोर टीवी के नाम से एक डेटाबेस क्रिएट कर लिया जिसके अंदर फिलहाल कोई भी चीज़ मौजूद नहीं है, मतलब कोई भी टेबल्स मौजूद नहीं है। और इसको मैंने बेसिकली ये जो सॉफ्टवेयर मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ ये बेसिकली डेटा ग्रेप है जो जेट ब्रेन्स की तरफ से प्रोवाइडेड है, जो बेसिकली बहुत अच्छा टूल है किसी भी डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो इस पॉइंट पे मैं आया था यहाँ पर अपने दोबारा VS कोड के अंदर। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा जो है ना डिस्कस करूँगा टाइपोआरएम के बारे में। ऑलरेडी टाइपोआरएम के बारे में मैं पूरी कंप्लीट प्लेलिस्ट अपने चैनल पे शेयर कर चुका हूँ। अगर आपने वो प्लेलिस्ट नहीं देखी तो मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि अगर आपने टाइपोआरएम को इस्तेमाल करना है एक्सप्रेस के साथ तो उस प्लेलिस्ट को आप जाकर देखें तो आपको टाइपोआरएम के बारे में काफ़ी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। इस बेसिकली लेक्चर के अंदर हम लोग क्या कर रहे होंगे, क्लीन कोड की प्रैक्टिस के साथ साथ हम लोग बेसिकली टाइपोआरएम को भी इम्प्लीमेंट करेंगे और जाकर अपने पोस्टग्रेस डेटाबेस के साथ अपनी इस एक्सप्रेस की एप्लीकेशन को कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने टाइपोआरएम का ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन खोल के रखी हुई है। और यहाँ पर अगर आप जैसे ही टाइपोआरएम का ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे आते हैं तो इस गेटिंग स्टार्ट के सेक्शन के अंदर अगर आप स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पर आपको इंस्टॉलेशन इंस्ट्रक्शंस मिल जाएंगी। ठीक है, जो बहुत सिंपल है, जिसमें बेसिकली मुझे जो डिपेंडेंसीज रिक्वायर्ड है उसमें बेसिकली टाइपोआरएम है, रिफ्लेक्ट मेरा डेटा है। ठीक है, और इसी के साथ साथ मुझे जो है वो टाइप डेफिनेशंस चाहिए होती हैं नोड की, जो बेसिकली मेरे पास डेवलपमेंट डिपेंडेंसीज है। ठीक है, तो ये 3 डिपेंडेंसीज हैं। और इसके साथ अगेन डिपेंडिंग ऑन योर डेटाबेस, कौन सा डेटाबेस आप इस्तेमाल करना चाह रहे हैं उस डेटाबेस का ड्राइवर होने वाला है। अगर माई सीक्वल है तो आपने ये करना है, अगर पोस्टग्रेस है तो आपने ये करना है। ठीक है, और उसके साथ साथ ये इसमें यहाँ पर 2-3 इंस्ट्रक्शंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो सबसे पहले ये है कि आपने टाइप स्क्रिप्ट अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपने जाकर इस 2 प्रॉपर्टीज़ को इनेबल करना है tsconfig.json की फाइल के अंदर। ठीक है, तो ये आपने लाजमी करना है क्योंकि जो टाइप वारम बेसिकली हैविली डेकोरेटर बेस्ड काम करता है। ठीक है, तो हम लोग टाइप वारम को इस्तेमाल करते हुए बहुत सारे डेकोरेटर्स जो है वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो आपने tsconfig में जाकर ये प्रॉपर्टी इनेबल करनी होती है ताकि हम इजीली डेकोरेटर्स को इस्तेमाल कर सकें। ठीक है, तो मैं आता हूँ यहाँ पर और मैंने टाइम बचाने के लिए अगर आप मेरी package.json की फाइल चेक करें तो मैंने ऑलरेडी सारी की सारी डिपेंडेंसी इंस्टॉल करके रख ली है। ठीक है, जिसमें मेरे पास पीजी जो बेसिकली पोस्टग्रेस का ड्राइवर होने वाला है, ठीक है, वो है। सेकंड डिपेंडेंसी रिफ्लेक्ट मेरा डेटा है और थर्ड पे मेरे पास टाइप और ये मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिए हैं। और यहाँ पर आप उसकी वर्जन नंबर्स भी देख सकते हैं। और सेम यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने टाइप डेफिनेशंस नोड जेएस की भी इंस्टॉल करके रख लिए हैं। ठीक है, इस पॉइंट में मैं चलता हूँ अपने tsconfig.json की फाइल में। ठीक है, और यहाँ पर अगेन मैं सर्च करूँगा डेकोरेटर्स के बारे में। ठीक है, तो सॉरी यहाँ पे सर्च नहीं करना, यहाँ पे सर्च करना है। तो कंट्रोल F और यहाँ पे हम सर्च करेंगे डेकोरेटर्स के बारे में। तो ये देख सकते हैं कि एक मेरे पास एक्सपेरिमेंटल डेकोरेटर्स हैं और ये मैं इमेज डेकोरेटर मेटाडेटा। ठीक है, तो एक तो मैंने एक्सपेरिमेंटल डेकोरेटर्स को ट्रू ये प्रॉपर्टी इनेबल कर देनी है। ठीक है, और सेकंड प्रॉपर्टी कौन सी थी तो वेरीफाई कर लेते हैं, वो है इमेज डेकोरेटर मेटाडेटा। ठीक है, तो ये भी ट्रू करना है मैंने। तो यहाँ पर अगर इस इमेज डेकोरेटर मेटाडेटा कहाँ पे मिलेगा, मुझे होना तो यहीं पे चाहिए। एक सेकेंड, इमिट ये रहा, इमिट डेकोरेटर मेरा डाटा, तो इसको भी बेसिकली मैंने ट्रू कर देना। ठीक है, तो ये 2 प्रॉपर्टीज आपने ट्रू कर देनी है। ठीक है, इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी है जो हमें इनेबल करनी होती है, वो है प्रॉपर्टी इनिशियलाइजेशन। ठीक है,
वो ये वाली प्रॉपर्टी स्ट्रिक्ट प्रॉपर्टी इनिशियलाइजेशन। तो आपने यहाँ पे स्ट्रिक्ट प्रॉपर्टी इनिशियलाइजेशन को यहाँ पर जो है वो ट्रू के बजाय फॉल्स करना होता है, ताकि हम जो है वो उसको इजीली जो है वो एक वेरिएबल को क्लास के अंदर डिक्लेयर कर सकें विदाउट इनिशियलाइज किए हुए। ठीक है, जब हम लोग एंटिटीज को डिस्कस करेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इस पॉइंट पे अगेन मेरे नज़दीक टाइपस्क्रिप्ट की जो कॉन्फ़िगरेशन की फाइल है उसमें सिर्फ यही चेंजेस रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो इसके साथ मैं इसको बंद कर देता हूँ फाइल को, और पैकेज डॉट की फाइल भी बंद कर लेते हैं, और उस पॉइंट पे हम दोबारा अपना जो मेन काम है वो स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि अपनी इस एक्सप्रेस की एप्लीकेशन को कनेक्ट करना हमारे पोस्टग्रेस के डेटाबेस के साथ। तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके एक नया फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ, इसको मैं नाम दे देता हूँ डेटाबेस का। ठीक है, और यहाँ पर हम एक काम कर लेते हैं, एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं, इसको बनाता हूँ डेटा डॉट कॉन्फिग डॉट टीएस। ठीक है, कि इसके अंदर बेसिकली मैं जो हूँ वो सारी की सारी डेटाबेस की कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ। ठीक है, तो एक काम करते हैं, डेटा नाम थोड़ा अजीब लग रहा है तो मैं इसको रीनेम कर कर सिंपल डेटा के बजाय कर दूंगा db.config.ts। ठीक है, ताकि हमें पता लगे कि हम इसके अंदर डेटाबेस का काम कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगेन सिंपल इसके अंदर हम कुछ इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम टाइप ORM, तो दैट विल बी डेटा सोर्स। हम डेटा सोर्स को इंपोर्ट कर रहे होंगे फ्रॉम टाइप ORM। ठीक है, और उसके साथ तो यहाँ पर मुझे सिंपल इस डेटा सोर्स की मदद से मुझे एक ऐप डेटा सोर्स का वेरिएबल क्रिएट करना है। ठीक है, और उसको मैं बराबर कर दूंगा न्यू डेटा सोर्स के। ठीक है, और इस डेटा सोर्स के अंदर हम सारे के सारे वो पैरामीटर्स पास कर रहे होंगे जो बेसिकली डेटाबेस के साथ हमारे जाके कनेक्ट होंगे। ठीक है, तो अगर यहाँ पर अगर आप कंट्रोल स्पेस दबाकर इसका इंटेलिजेंस भी ओपन करेंगे तो आपको बता देगा कि कौन कौन से पैरामीटर्स आप इसके अंदर प्रोवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं टाइप प्रोवाइड करूंगा कि कौन सा डेटाबेस की टाइप होने वाली है। तो हमारे केस में हम पोस्टग्रेस इस्तेमाल करेंगे, तो मैं पोस्टग्रेस सेलेक्ट करूंगा। ठीक है, और सेकंड मुझे डिफाइन करना है कि मेरा होस्ट कौन सा है। तो होस्ट अगेन, क्योंकि मेरा डेटाबेस लोकल होस्ट पे चल रहा है तो मैं यहाँ लोकल होस्ट मेंशन करूंगा। और अगेन मुझे फिर डेटाबेस का पोर्ट प्रोवाइड करना है, तो पोर्ट मेरे केस में होने वाली है 5432, क्योंकि मैंने इसी पोर्ट पे पोस्टग्रेस को अप किया हुआ है अपने लैपटॉप के अंदर। ठीक है, और सेकंड इज यूजर नेम मेरे पास अगेन पोस्टग्रेस है। ठीक है, उसी तरीके से जो पासवर्ड है वो भी मेंशन करूंगा मैं, वो भी मेरे केस में मैंने पोस्टग्रेस ही रखा है। ठीक है, और जो मेरे पास एक और पैरामीटर है जिसमें मैं डेटाबेस का नाम मेंशन करूंगा, तो यहाँ पर डेटाबेस का नाम मेरे पास होगा बुक्स अंडरस्कोर DB। ठीक है, और ये बुक्स अंडरस्कोर DB आप बेसिकली यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने इसी नाम से ही डेटाबेस यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, तो इस पॉइंट पे यहाँ पर ये प्रॉपर्टीज वो हैं जो बेसिकली आपके डेटाबेस के कनेक्शन पैरामीटर्स हैं जो आपने डिफाइन करने होते हैं। इसके अलावा आपने यहाँ पर जो है वो एक और प्रॉपर्टी में इनेबल करना चाहूँगा, वो बेसिकली सिंक्रोनाइजेशन की है। इसको मैं ट्रू कर दूंगा। सिंक्रोनाइजेशन को ट्रू करने का मकसद ये है कि जैसे ही आप सिंक्रोनाइजेशन को ट्रू करते हैं तो टाइप ORM ऑटोमेटिकली आपकी एंटिटीज को रीड कर कर उसको ऑटोमेटिकली टेबल्स में कन्वर्ट कर देता है। अगर सिंक्रोनाइजेशन ट्रू नहीं होगी तो आपको बाय डिफॉल्ट खुद जाकर डेटाबेस के अंदर टेबल्स क्रिएट करने पड़ेंगे। ठीक है, इसी के साथ यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी है लॉगर की। ठीक है, लॉगिंग की, तो लॉगिंग भी मैं ट्रू कर दूंगा ताकि मैं आपको सारे लॉग्स दिखाऊं जो टाइप ORM जनरेट कर रहा होता है। ठीक है, और एक यहाँ पर लास्ट प्रॉपर्टी जो मैंने यहाँ पे डिस्कस करनी है वो है एंटिटीज़ की। और इस एंटिटीज़ की जो प्रॉपर्टी है इसमें आपने बताना होता है टाइप ORM को कि आप अपनी एंटिटीज़ किस फोल्डर में रखना चाह रहे हैं। ठीक है, तो आपको उस फोल्डर का पाथ प्रोवाइड करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर पाथ प्रोवाइड करने के लिए मैं सिंपल इंपोर्ट करूँगा पाथ फ्रॉम पाथ। ठीक है, हम पाथ को इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर हम सिंपल एक एरे के अंदर हम यहाँ पे कर देंगे पाथ डॉट ज्वाइन। ठीक है, और ज्वाइन के बाद हम यहाँ पर सबसे पहले करंट डायरेक्टरी को उठाएंगे, और करंट डायरेक्टरी में इसका मतलब ये है कि हम इस करंट डायरेक्टरी में इस पॉइंट पे खड़े हुए हैं। इस करंट डायरेक्टरी के बाद मुझे एक फोल्डर अप जाना है, और अप जाने के बाद फिर इस एंटिटीज़ के फोल्डर पे मुझे जो है ना वो पाथ प्रोवाइड करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक डायरेक्टरी अप जाऊँगा, तो अप जाने के लिए डॉट डॉट प्रोवाइड करूँगा, और उसके बाद यहाँ पर हम यहाँ पे इसको बता देंगे स्टेयर फॉरवर्ड स्लैश डॉट डॉट, फिर फॉरवर्ड स्लैश स्टार स्टार, और उसके बाद फिर फॉरवर्ड स्लैश स्टार स्टार डॉट एंटिटी ENTITY एंटिटी, और उसके बाद हम कली ब्रैकेट लगाकर डॉट TS और कॉमा देके डॉट JS, और यहाँ पे मैं ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा। ठीक है, थोड़ा जूम आउट करके दिखाता हूँ ताकि आपको इजीली क्लियर हो जाए। ठीक है, तो ये बेसिकली मैंने जो है ना उसे बात प्रोवाइड की है कि आपने एक डायरेक्टरी अप जाना है। डायरेक्टरी अप जाने के बाद ठीक है इस पॉइंट पर आप देख सकते हैं करंट डायरेक्टरी, उसके बाद डॉट डॉट का मतलब ये है कि इस करंट डायरेक्टरी से बाहर जाएगा, वो बाहर जाने के बाद फिर उसे एंटिटीज़ के फोल्डर करना। तो यहाँ पे मैंने मेंशन भी करना है कि ENTITIES एंटिटीज़ के फोल्डर के अंदर जितने भी उसके सब फोल्डर्स होंगे उसके अंदर आपने तमाम की तमाम वो फाइल्स जिसका जो फाइल का एंड हो रहा होगा डॉट एंटिटी के साथ उसको आपने
एज अ एंटिटी एक्सेप्ट करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने डॉट टी एस भी एक्सटेंशन लगाई है और डॉट जे एस भी लगाई है, ठीक है। डॉट जे एस मैंने इस वजह से लगाई है क्योंकि अब जब हम इस टाइप स्क्रिप्ट को बिल्ड करेंगे, अपनी प्रोडक्शन बिल्ड बनाएंगे, तो उस टाइम पे सारी की सारी एंटिटीज ऑटोमेटिकली डॉट जे एस में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो ये ताकि ये डॉट जे एस की फाइल्स को भी एक्सेप्ट करे और डॉट टी एस की फाइल्स को भी एक्सेप्ट करे, इसी वजह से मैंने ये दोनों एक्सटेंशन यहाँ पे प्रोवाइड की हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट पर मेरा नहीं ख्याल कि और कोई चीज़ आपको डेटा सोर्स में करने की ज़रूरत है। उसके बाद मेरे नज़दीक आप सिंपल इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो आई विल बी एक्सपोर्टिंग डिफ़ॉल्ट, और डिफ़ॉल्ट में मैं कर दूंगा ऐप डेटा सोर्स, हम इसे एक्सपोर्ट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आप सिंपली इसको अपनी मेन ऐप डॉट टी एस की फाइल के अंदर लाकर आप सिंपली इसको इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो अगर मैं दोबारा ऐप डॉट टी एस की फाइल में आता हूँ, तो यहाँ पर अगर सिंपल हम सबसे पहले इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो वी विल बी इम्पोर्टिंग ऐप डेटा सोर्स, ठीक है। और वी इसको ऑटोमेटिकली डिलीट कर लिया, ठीक है, कि डेटाबेस के फोल्डर के अंदर इसको इंपोर्ट कर लो। और देन आप सिंपली यहाँ पर लाकर ऐप डेटा सोर्स को इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो डॉट आप यहाँ पे इनिशियलाइज करेंगे, और इनिशियलाइज कर से साथ ही, क्योंकि ये एक इनिशियलाइजेशन बेसिकली एक एसिंक्रोनस ऑपरेशन है, तो जैसे वो एसिंक्रोनस ऑपरेशन कंप्लीट होगा, तो आप डॉट देन के अंदर एक एरो फंक्शन पास करके यहाँ पे सिंपली मेंशन कर सकते हैं कि सिंपली कि डेटाबेस हैज़ बिन इनिशियलाइज्ड कर लें आप, ठीक है। यहाँ पे आप अगेन अपनी मर्जी का कोई भी मैसेज दे सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं सिर्फ ये मेंशन कर रहा हूँ कि डेटाबेस हैज़ बीन इनिशियलाइज्ड। और उसके बाद अगेन डॉट कैच के अंदर आप कुछ भी मेंशन कर सकते हैं। अगर कोई एरर आता है तो यहाँ पे आप सिंपली, मैं फिलहाल के लिए सिंपल लॉग करवा रहा हूँ, और उस लॉग में मेंशन कर सकता हूँ कि डेटाबेस इनिशियलाइजेशन, ठीक है। और यहाँ पे मैं कर दूंगा फील्ड। अगेन इनिशियलाइजेशन की स्पेलिंग खैर मुझे याद नहीं है, लेकिन फिलहाल के लिए इतना बहुत है, ठीक है। तो अगेन जैसे ही आपका डेटाबेस प्रॉपर्ली कनेक्ट हो जाएगा, तो सिंपली डेटाबेस इनिशियलाइजेशन का लॉग प्रिंट हो जाएगा, और अगर कोई एरर होगा तो सिंपली ये चीज़ प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। अब रियल वर्ल्ड में होता ये है कि ऑब्वियसली जब तक आपका डेटाबेस आपकी एप्लीकेशन के साथ प्रॉपर्ली कनेक्ट नहीं हुआ हुआ, तो तब तक तो मेरा नज़दीक अपनी एप्लीकेशन के सर्वर को स्टार्ट करने का कोई कोई मतलब रीज़न नहीं बनता, ठीक है। तो हम अपनी एप्लीकेशन को तभी स्टार्ट करते हैं जब हमारा डेटा सोर्स प्रॉपर्ली जो है वो इनिशियलाइज हो जाता है। तो मैं रियल वर्ल्ड में क्या कर रहा होता हूँ, इस ऐप डॉट लिसन को हमेशा मैं कट करके इसके अंदर ले जाता हूँ, ठीक है। ताकि जब जैसे ही हमारा डेटा सोर्स प्रॉपर्ली इनिशियलाइज हो जाए, मतलब मेरी जो एक्सप्रेस की एप्लीकेशन है वो मेरे पोस्टग्रेस के डेटाबेस का कनेक्ट हो जाए, उसके बाद ही जाकर मेरी इस एप्लीकेशन को स्टार्ट करो, मतलब मेरे सर्वर को अप करो, ठीक है। तो इस पॉइंट पे हम इसको सेव कर लेते हैं, और सेव करते साथ ही मेरे नज़दीक अब हम अपनी एप्लीकेशन को प्रॉपर्ली कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, विद अवर पोस्ट केस डेटाबेस। तो मैं अपना इंटीग्रेटर में खोल लेता हूँ, और यहाँ पे हम सिंपली इसको डेवलपमेंट मोड में स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टाइप और हमने कुछ लॉग्स यहाँ पे प्रिंट किए, और लॉग्स प्रिंट होने के बाद ही यहाँ पर मुझे दो लॉग्स मेंशन हो चुके हैं, जिसके अंदर उसने मेंशन कर दिया है कि डेटाबेस प्रॉपर्ली इनिशियलाइज हो चुका है, और मेरा सर्वर भी प्रॉपर्ली स्टार्ट हो चुका है ऑन पोर्ट 5000, ठीक है। अब ये लॉग इसने बेसिकली इस वजह से प्रिंट किए हैं क्योंकि मैंने बेसिकली, अगर आपको याद हो, तो टीबी कॉन्फिग के अंदर जाकर मैंने इस लॉगिंग को ट्रू किया हुआ है, ठीक है। अगर आप लॉगिंग को यहाँ पे फॉल्स कर देंगे तो आपको ये लॉग्स यहाँ पे नजर आना बंद हो जाएंगे, ठीक है। मैं लेकिन मैं चाह नहीं रहा, मैं चाह रहा हूँ कि आपको लॉग्स दिखाऊं, ताकि बिहाइंड द सीन्स में बताओ कि टाइप ओआरएम मेरे डेटाबेस के साथ क्या क्या इंस्ट्रक्शंस जो है वो रन कर रहा है उसके अंदर, ठीक है। तो इस पॉइंट पे अगेन ये वेरीफाई करने के लिए क्या है, मेरे डेटाबेस प्रॉपर्ली कनेक्ट हुआ है, मुझे बेसिकली सिंपल, अगर मैं जाकर यहाँ पे पासवर्ड को चेंज करके कुछ रैंडम सा पासवर्ड देके मैं अगर सेव करता हूँ, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि थोड़ी सी देर के बाद जैसे मेरी एप्लीकेशन रीस्टार्ट होगी, मुझे यहाँ पे एरर थ्रो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डेटाबेस इनिशियलाइजेशन हैज़ बीन फेल्ड, ठीक है। और अगेन मेरे पास फर्दर कोई मेरा सर्वर स्टार्ट होने का जो लॉग है वो मुझे नज़र नहीं आया, और इनिशियलाइजेशन फेल्ड इस वजह से भी क्योंकि मैंने पासवर्ड यहाँ पर गलत कर दिया है, ठीक है। तो आप इसको अगर मैं दोबारा सही करके पोस्ट के पासवर्ड ही दूँ के सेव करूँगा, तो अगेन मेरे पास ये प्रॉपरली जाकर मेरा डेटाबेस भी इनिशियलाइज हो जाएगा, और मेरा सर्वर भी स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। देख सकते हैं कि मेरे पास चीज़ें प्रॉपरली फिर से काम कर रही हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट पे हम इजीली जाकर अब हम अपनी एंटिटीज़ को क्रिएट कर सकते हैं, और अपनी इस क्लीन कोड की प्रैक्टिसेस के साथ हम इस टाइप ओआरएम को भी सिंपली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने के लिए मैं आया हूँ अपने एंटिटीज़ के फोल्डर के अंदर, ठीक है। और यहाँ पर जो है वो मैं पर बुक एंटिटी के अंदर आया था। तो लास्ट टाइम आपको याद हो, मैं एक काम करता हूँ, अपना इंटीग्रेटर में हाइड कर लेता हूँ, ठीक है। तो लास्ट टाइम अगर आप लोगों को याद हो तो हमने बेसिकली इस तरीके से एक इंटरफेस बनाकर डेटा को हार्ड कोड किया था, लेकिन अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, बुक की एंटिटी बाकायदा प्रॉपर तरीके से क्रिएट करूँगा, ठीक है। अब एंटिटीज़ क्या होती हैं वो आप फर्दर अगर टाइप और इनका ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे जाएँ, तो यहाँ पर आकर आप फर्दर जो है वो इस एंटिटी का स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि इस तरीके की कुछ एंटिटी होती है, ठीक है। तो अगर इसको मैं फर्दर अपनी प्लेलिस्ट में डिस्कस कर चुका हूँ, तो अगर आपने वो प्लेलिस्ट नहीं देखी तो मैं आपको हाईली सजेस्ट करूँगा कि आप पहले जाकर प्लेलिस्ट देख लें, ताकि आपको प्रॉपर आइडिया हो जाए कि टाइप और किस तरीके से काम करता है। फिलहाल के लिए मैं सिंपल इसको यहाँ
पे कॉपी कर लूँगा, पूरे इस कोड को कॉपी करके मैं यहाँ पे सिंपल लाकर इस चीज़ को मैं यहाँ से कमेंट कर दूंगा। ठीक है, कमेंट करने के बाद यहाँ पर लाके मैं फर्दर उस कोड को पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, और पेस्ट करने के बाद ये जितना भी कोड मैंने कमेंट किया मैं इसको एंड पे ले जाता हूँ ताकि आप लोगों को रेफरेंस के तौर पे ये यहाँ पे मेंशन रहे। ठीक है, और यहाँ पर सिंपल आते साथ ही अब मैं इसको एक थोड़ा सा फॉर्मेट कर लेते हैं। ठीक है, और फॉर्मेट के बाद यहाँ पर क्योंकि मुझे बुक की एंटिटी चाहिए तो मैं यहाँ पे क्लास का नाम चेंज करके इसको कर दूंगा, नाम दे दूंगा दैट इट इज़ अ बुक एंटिटी। ठीक है, और बुक एंटिटी में आपको लास्ट में याद हो तो मेरे पास आईडी थी, टाइटल था, ऑथर था, सेलिंग प्राइस था और परचेज प्राइस था। ठीक है, तो मैं यही नाम यहाँ पे मतलब यही प्रॉपर्टीज यहाँ पे मेंशन करूंगा। आईडी ऑलरेडी मेंशन हुई और क्योंकि ये हमारा प्राइमरी जनरेटेड कॉलम है तो ये ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट हो रहा होगा, तो इसकी मुझे फर्दर जो है ना वो डिस्कशन में नहीं जाऊंगा। ठीक है, तो बेसिकली टाइप और काम किस तरीके से कर रहा होता है कि हर एक चीज़ को मेंशन करने के लिए उन्होंने एक डेकोरेटर बना के रखा हुआ है। ठीक है, सिंपल एज दैट। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मेरे पास टाइटल है वो स्ट्रिंग में है तो यहाँ पे मैं इसको कर दूंगा टाइटल। ठीक है, इस तरीके से मेरे पास ऑथर होगा यहाँ पे, वो भी स्ट्रिंग में है तो अगेन मेंशनड है। ठीक है, और सेलिंग प्राइस एंड परचेज प्राइस क्योंकि नंबर में है तो यहाँ पे मैं इसको सिंपली सेलिंग प्राइस करके, ठीक है, ये एक नंबर में, और इसी को मैं यहाँ पे डुप्लीकेट कर लूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको कर दूंगा परचेज प्राइस। ठीक है, सिंपल ऐसा है। ठीक है, बाकी फर्दर अगर अपने कौन कौन सी डेटा टाइप रखनी है वो आप यहाँ पे इसके अंदर मेंशन कर सकते हैं, बल्कि मैं आपको मेंशन करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप सिंपल जो है वो टाइप के एक जो है ना पैरामीटर के अंदर बता सकते हैं कि इसकी टाइप वेरिएबल कैरेक्टर रखनी है तो मैं वारचार मेंशन कर दूंगा। ठीक है, सेम इसकी यहाँ से मैं कॉपी करके मुझे ये भी वारचार में चाहिए तो ये भी मेंशन कर दूंगा मैं। ठीक है, और क्योंकि सेलिंग प्राइस मुझे जो है वो नंबर में चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पर मैं नंबर मेंशन कर दूंगा। ठीक है, तो मैं इंट भी मेंशन कर सकता हूँ और यहाँ पर भी मैं एंड मेंशन कर दूंगा। ठीक है, सिंपल एज दैट। अगर आप बाय डिफ़ॉल्ट ये टाइप्स नहीं प्रोवाइड करते तो बाय डिफ़ॉल्ट टाइप ORM इनकी जो टाइप स्क्रिप्ट की टाइप्स हैं वहाँ से अंदाज़ा लगा लेता है कि इसकी टाइप पोस्टग्रेस में क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो इस पॉइंट पे मैं अपनी बुक की एंटिटी प्रॉपर्ली बना चुका हूँ। ठीक है, और जैसे मैं इसको सेव करता हूँ, सेव करते साथ ही मैं अपना इंटीरियर टर्मिनल खोलूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरी एप्लीकेशन रीस्टार्ट हो रही है, और रीस्टार्ट होते साथ ही उसने बेसिकली क्या किया है कि आप देख सकते हैं कि इसने क्रिएट टेबल किया है। ठीक है, और उसने टेबल का नाम रखा है बुक अंडरस्कोर एंटिटी। ठीक है, और उसके अंदर उसने वही आईडी, टाइटल, ऑथर और सेलिंग प्राइस और वो जितनी प्रॉपर्टीज हमने यहाँ पे मेंशन की थी उसने ऑटोमेटिकली जाकर उसका जो टेबल है वो मेरे पोस्टग्रेस के अंदर डेटाबेस के अंदर ऑटोमेटिकली क्रिएट कर दिया। और इस चीज़ को आप वेरीफाई कर सकते हैं। अगर मैं दोबारा अपने डेटा ग्रिप के अंदर आता हूँ, डेटा ग्रिप के अंदर आते साथ ही अगर मैं इसको यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो रिफ्रेश करते साथ ही आप देख सकते हैं कि मैं दोबारा अपने डेटाबेस को ओपन करूँ तो स्कीमास के अंदर पब्लिक को जैसे ही मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक टेबल मौजूद है। अगर इस टेबल को ओपन करूँ तो इस टेबल का नाम है बुक अंडरस्कोर एंटिटी, और अगर इसमें टेबल को फर्दर ओपन करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास वही आईडी, टाइटल, ऑथर, सेलिंग प्राइस एंड परचेज प्राइस, ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज मेरे पास यहाँ पर टेबल की फॉर्म में ऑटोमेटिकली इंप्लीमेंट हो चुकी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं आऊँ तो मुझे यहाँ पर बेसिकली जो बुक अंडरस्कोर एंटिटी का इसने नाम दिया है उसने बेसिकली क्या किया है कि बुक और एंटिटी दोनों को स्प्लिट करके बीच में अंडरस्कोर लगा दिया। ठीक है, आप चाहें तो अपने टेबल को डिफरेंट नाम दे सकते हैं, उसके लिए बेसिकली आप उस एंटिटी के डेकोरेटर में आकर यहाँ पे सिंपल नेम के अंदर मेंशन कर देने का आप उसका नाम क्या रखना चाह रहे हैं। तो मैं सिंपल एक बुक का टेबल बनाना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे उसको नाम दे दूंगा बुक का और इसी के साथ में इसको सेव कर दूंगा। तो सेव करते साथ ही नेक्स्ट टाइम जब मेरी एप्लीकेशन रीस्टार्ट होगी तो टाइप ORM ऑटोमेटिकली जाकर इस टेबल को बेसिकली बुक का नाम दे देगा। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे मेरी एप्लीकेशन रीस्टार्ट हो चुकी है और अगेन यहाँ पर उसने अब क्या कर दिया है, अब उसने क्रिएट टेबल सिंपल उसको नाम दे दिया है बुक का। ठीक है, और उसको आप जाकर वेरीफाई भी कर सकते हैं। अगर मैं दोबारा यहाँ पे आता हूँ तो उसको अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगेन उसने बुक अंडरस्कोर एंटिटी को छोड़कर एक नया टेबल बुक का क्रिएट कर दिया। ठीक है, और उस बुक के अंदर अगेन वही प्रॉपर्टीज है जो मैंने मैंशन की है। तो मैं काम करता हूँ उस बुक अंडरस्कोर एंटिटी जो उसने लास्ट टेबल क्रिएट किया था उसको मैं यहाँ से ड्रॉप कर देता हूँ। ठीक है, सिंपल है सर। अब हमारे पास वही एक बुक का टेबल बचा है जो अब जिसके अंदर हमने बेसिकली सारे के सारे पैरामीटर्स मेंशन किए हैं। अब हम इसी की मदद से बेसिकली सारे के सारे कार्ड के ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे होंगे, बुक को ऐड कर रहे होंगे, डिलीट कर रहे होंगे, ठीक है, रीड कर रहे होंगे, अपडेट कर रहे होंगे। ठीक है, तो दोबारा आते हैं और यहाँ पर आते साथ ही बेसिकली अब मैं अपना इंटीग्रेटर टर्मिनल हाइड कर लेता हूँ और अब हम विद द हेल्प ऑफ टाइप ORM इस एंटिटी के ऊपर सारे के सारे ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे होंगे। ठीक है, तो इसी पॉइंट पे चलते हैं और अगेन इस एंटिटी की मदद से जो है वो हम अपनी रिपॉजिटरी के लेयर को अब हम इम्प्लीमेंट करेंगे जो बेसिकली टाइप ORM में इम्प्लीमेंट होने वाली है। ठीक है, तो अगेन मैं डेटाबेस के फोल्डर को भी बंद कर लेता हूँ, एंटिटीज़ के फोल्डर भी बंद कर लेता हूँ और अगेन सर्विसेज के फोल्डर को बंद करते साथ ही हम अपने रिपॉजिटरीज के फोल्डर में आ जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम book.repo को ओपन कर लूँगा
और यहाँ पे लास्ट टाइम आपको याद था कि हमने बेसिकली सारे के सारे ऑपरेशन इस हार्ड कोड एरे के अंदर किए थे, ठीक है। अब हम इस हार्ड कोड एरे को यहाँ से रिमूव कर दूंगा और सारे के सारे ऑपरेशन हम अगेन टाइप ORM की मदद से परफॉर्म कर रहे होंगे हमारे पोस्टग्रेस डेटाबेस के अंदर, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं ये जो स्पेस एक्स्ट्रा दी हुई है मैं इसको भी रिमूव कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर आते साथ ही अब हम इन मेथड्स की इंप्लीमेंटेशन करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगेन मैं दिस डॉट डाटा के बजाय सिंपल ऐप डेटा सोर्स को इम्पोर्ट करूंगा और अगेन ये वही ऐप डेटा सोर्स है जो बेसिकली अभी हमने कॉन्फ़िगर किया था इस डेटाबेस के फोल्डर के अंदर, ठीक है, जिसके अंदर हमने बेसिकली सारे ऑप्शंस प्रोवाइड करके अपने पोस्टग्रेस डेटाबेस को कनेक्ट किया था, ठीक है। तो अगेन मैं वही ऐप डेटा सोर्स को इंपोर्ट करूंगा और यहाँ पे सिंपल हम डॉट के साथ इसका एक मेथड इस्तेमाल करेंगे गेट रिपोजिटरी वाला, जो ऑटोमेटिकली मुझे बेसिकली रिपोजिटरी ला कर देगा। और इस डॉट गेट रिपोजिटरी के मेथड के अंदर मुझे बेसिकली वो टारगेट एंटिटी बतानी है जिसकी रिपोजिटरी में गेट करना चाह रहा हूँ। तो हमारे केस में बेसिकली वो ये बुक एंटिटी होने वाली है, क्योंकि अभी रिसेंटली हमने यही बुक एंटिटी बनाई है, ठीक है। तो जैसे ही आप इस मेथड को कॉल करते हो तो ऑटोमेटिकली क्या करता है टाइप ORM बेसिकली आपको उस एंटिटी के रिपोजिटरी गेट करके लाकर दे देता है, ठीक है। और देन आप बेसिकली इस रिपोजिटरी के साथ आप कोई भी जो है ना वो ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं डेटाबेस का, ठीक है। तो क्योंकि हम लोग यहाँ पर फाइंड ऑल बुक्स कर रहे हैं तो मैं यहाँ पे सिंपल डॉट करके फाइंड का मेथड इस्तेमाल कर लूंगा, ठीक है। और फाइंड का मेथड ऑटोमेटिकली क्या करता है कि अगर बस फाइंड के मेथड के अंदर कोई भी पैरामीटर प्रोवाइड नहीं करते, मतलब कोई भी ऑप्शन अगर आप इसके अंदर पास नहीं करते, तो टाइप ORM को ऑटोमेटिकली पता लग जाता है कि आपने सारे के सारे रिकॉर्ड्स जो है वो गेट करना है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे ये सिंपल एक लाइन के अंदर जो है वो मेरा काम हो चुका है। सिंपल मैं इस एक लाइन के अंदर टाइप ORM को बता रहा हूँ कि मुझे सारे के सारे बुक एंटिटी का रिकॉर्ड्स चाहिए जो मेरे डेटाबेस के अंदर पड़े हुए हैं, ठीक है, सिंपल एज दैट। अब नेक्स्ट जो मेथड है मेरे पास उसके अंदर बेसिकली मैंने क्या करना है, मैंने बुक को गेट करना है विद रिस्पेक्ट टू आईडी, ठीक है। तो मैं इसी लाइन को कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि तकरीबन काम सेम होगा। तो इसको कॉपी करके लाकर मैं यहाँ पर सिंपल इसको पेस्ट कर दूंगा सारे कोड को हटाकर, ठीक है। और यहाँ पर जो मेथड हम इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर मुझे पता है कि फाइंड बुक बाय आईडी, तो एक आईडी के अगेंस्ट में एक ही बुक होगी, तो यहाँ पे सिंपल फाइंड के बजाय मैं मेथड इस्तेमाल कर रहा हूँ, सॉरी यहाँ पे मेथड इस्तेमाल कर रहा हूँ फाइंड वन का, ठीक है। और फाइंड वन के अंदर बेसिकली ये क्या होगा, अगर आप इस मेथड की इंप्लीमेंटेशन देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ तो ये बेसिकली एक बुक एंटिटी मुझे ला कर देगा या मुझे नल प्रोवाइड करेगा, और नल ये उस केस में प्रोवाइड करेगा जिस केस में से ये रिकॉर्ड नहीं मिल रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर फाइंड वन के अंदर आप बेसिकली जो है ना पैरामीटर भी प्रोवाइड कर सकते हैं कि आपको रिकॉर्ड जो बेसिकली है, जो सिंगल रिकॉर्ड है, वो आपको किस बेस पे गेट करना है, ठीक है। तो हमें बेसिकली आईडी की बेस पे गेट करना है। तो यहाँ पर सिंपल मैं एक ऑब्जेक्ट पास करूंगा, उस ऑब्जेक्ट के अंदर बेसिकली वेयर की होगी, ठीक है। और उस वेयर के अंदर अगर एक ऑब्जेक्ट के अंदर आप बेसिकली बता सकते हैं कि मुझे आईडी की बेस पे रिकॉर्ड गेट करके ला के दो, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने सिंपली क्या किया है, इस वेयर के ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने यहाँ पर एक आईडी की पास करके उसे मैप करवा दिया है इस आईडी से जो इस फंक्शन के अंदर एज अ पैरामीटर पास हो रही है, ठीक है। तो टाइप ORM बेसिकली क्या करेगा कि वो इस आईडी की बेस पर एक सिंगल रिकॉर्ड गेट करके लाएगा, ठीक है। अगर उसे रिकॉर्ड मिल जाएगा तो वो मुझे रिकॉर्ड दे देगा, अगर उसे रिकॉर्ड नहीं मिलेगा तो सिंपली वो मुझे यहाँ पर नल रिटर्न करवा देगा, ठीक है। या तो रिकॉर्ड ला के देगा या नल रिटर्न करवा देगा, ठीक है, सिंपल एज दैट। तो इस पॉइंट पे अगेन फाइंड बुक बाय आईडी का मेथड भी हो चुका है। तो अब हम नेक्स्ट इस डिलीट बुक वाले मेथड को इंप्लीमेंट कर लेते हैं। तो मैं इस लाइन को कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करते साथ ही अगेन क्योंकि सेम काम होगा तो मैं इसको यहाँ पर लाके पेस्ट कर दूंगा। और पेस्ट करते साथ ही अगेन यहाँ पर अब हम क्योंकि बुक को डिलीट करने जा रहे हैं तो यहाँ पर फाइंड वन के बजाय बेसिकली मैं जो मेथड इस्तेमाल करूंगा वो डिलीट का होगा, ठीक है। और डिलीट के केस में अगेन आपको ये ऑब्जेक्ट पास करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट आईडी पास कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं सारी चीज़ को यहाँ से रिमूव करके सिंपल आईडी पास कर दूंगा, ठीक है। तो इस आईडी को यहाँ पास कर दूंगा, ठीक है। तो अगेन टाइप ORM बेसिकली इस आईडी के बेस पर जाएगा और चेक करेगा, अगर इस आईडी के बेस पे कोई रिकॉर्ड पड़ा हुआ है तो उसे जाकर सिंपली डिलीट कर देगा, ठीक है। तो एक लाइन में हमारा जो काम है ओवरऑल वो हो चुका है, ठीक है। और अगर यहाँ पर एड बुक का सिनेरियो भी तकरीबन इससे मिलता जुलता है तो मैं इसी लाइन को कॉपी कर लूंगा और कॉपी करते साथ ही मैं यहाँ पर इसको सिंपली लाकर पेस्ट कर दूंगा। और पेस्ट करते साथ ही क्योंकि यहाँ पर हम बुक को ऐड करवा रहे हैं तो यहाँ पर सिंपली डिलीट के बजाय जो मेथड इस्तेमाल होगा वो सेव का मेथड इस्तेमाल होगा, ठीक है। और सेव के मेथड के अंदर अगेन हम वो एंटिटी का ऑब्जेक्ट पास करेंगे जो हम सेव करवाना चाह रहे हैं। तो हमारे केस में बेसिकली बुक का ऑब्जेक्ट होने वाला है, तो यहाँ पर मैं सिंपल बुक इस्तेमाल कर लूँगा, ठीक है, सिंपल एज दैट।
तो उसको सेव कर लेते हैं, और सेव करते साथ ही मेरे नज़दीक हमारी जो रिपॉजिटरी की लेयर है वो कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारे के सारे जो हमने मेथड इस्तेमाल किए हैं वो ये टाइप ORM के मेथड ही हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी बेस से हम रिकॉर्ड को फाइंड कर रहे हैं, आईडी की बेस पे फाइंड कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं और ऐड कर रहे हैं। और अगेन अपडेट का सिनेरियो है तो अपडेट का सिनेरियो के ना आप एज असाइनमेंट भी ले सकते हैं, लेकिन ऑल दो मैंने जो टाइप ORM की प्लेलिस्ट बनाई है तो उसके अंदर मैंने अपडेट के सिनेरियो को भी जो है वो कवर किया, तो आप लोग वहाँ से भी बेसिकली जो है वो आइडिया ले सकते हैं, ठीक है। तो इस बेस पे हमारी रिपॉजिटरी लेयर कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ का डिफरेंस है, डिफरेंस ये है कि बेसिकली जो भी ऑपरेशन आप टाइप ORM का देखेंगे वो बेसिकली एसिंक्रोनस है इन नेचर, तभी वो आपको बेसिकली यहाँ पर प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है, ठीक है। तो जितने भी मेथड्स हैं टाइप ORM के वो एसिंक्रोनस होते हैं इन नेचर, ठीक है। तो आपको इसको बेसिकली कंप्लीट करने के लिए या तो आप अवेट इस्तेमाल कर सकते हैं, या आपको डॉट देन या डॉट कैच का जो है वो सहारा लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इस पॉइंट पे हमारी डिपॉजिटरी लेयर है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो हम चलते हैं अपनी सर्विस लेयर के अंदर, और सर्विस लेयर के अंदर जाकर हम चीज़ों को जो है वो इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं अपनी रिपॉजिटरीज के फोल्डर को भी बंद कर लेता हूँ, डेटाबेस को भी बंद कर लेता हूँ, और अगर हम अपनी सर्विस लेयर के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। तो जैसे ही आप सर्विस लेयर के अंदर आते हैं तो आप देख सकते हैं कि कुछ चीज़ें यहाँ पर मेरे पास चेंज हुई हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं डॉट मैप जो है वो बेसिकली इसमें एरर आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर मेरे पास एंटिटी रिस्पॉन्स में भी एरर आ रहा है, ठीक है। तो इस एरर को हम वन बाय वन करके रिजॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले काम करते हैं, स्टार्ट करते हैं विद एड बुक वाले सर्विस के मेथड से, ठीक है। तो एड बुक के केस में अगेन क्योंकि हम बुक को ऐड कर रहे थे तो मेरे पास यहाँ पर मैपर में कोई भी इशू नहीं आएगा, क्योंकि हम मैपर के अंदर अगेन वही मैपिंग ही करवा रहे थे जैसे, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल मुझे काम ही करना है कि हम बुक को ऐड करवाते वक्त मुझे यहाँ पर अवेट लगाना है, ठीक है। अवेट इसलिए लगाना है क्योंकि अगर आप इस ऐड बुक को देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस मेथड के अंदर मुझे यहाँ पर क्या रिटर्न हो रहा है, मुझे प्रॉमिस ऑफ बुक एंटिटी रिटर्न हो रही है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि क्या रिटर्न हो रहा है, प्रॉमिस ऑफ बुक एंटिटी रिटर्न हो रही है, ठीक है। तो क्योंकि प्रॉमिस रिटर्न हो रहा है तो मुझे यहाँ पर अवेट करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि जैसे ही हम लोग अवेट इस्तेमाल करते हैं तो मुझे पता है कि हमें अवेट इस्तेमाल करने के लिए मेथड को एसिंक डिक्लेयर करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली मैंने क्या कर दिया, मेथड को एसिंक्रोनस डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। तो एसिंक्रोनस के बाद अगेन अवेट के ऑपरेशन में क्या होगा कि यहाँ पर आकर जावास्क्रिप्ट बेसिकली जो नोड का इंजन है वो यहाँ पे रुक जाएगा और इस ऑपरेशन के लिए वेट करेगा, ठीक है। जब ये ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा देन वह मुझे सक्सेस रिटर्न थ्रो कर देगा, ठीक है। इसी पॉइंट पे यही सेम काम मुझे यहाँ पे करना है, क्योंकि सारे मेथड एसिंक्रोनस है, तो यहाँ पे एसिंक लगा के मुझे यहाँ पर अवेट करवाना है, ठीक है। और सेम यही काम मैंने यहाँ पे करना है, तो यहाँ पे मैं एसिंक करके यहाँ पर सिंपल अवेट करूँगा, ठीक है। और क्योंकि मैंने अवेट के साथ ही बेसिकली जो है वो मैप या फंक्शन को इस्तेमाल किया है, तो आप इसको कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर क्लोज करके इस सिनेरियो को बचा सकते हैं, ठीक है। तो अगेन ये कर्ली ब्रैकेट्स बेसिकली जो है वो आपको बता रहे हैं कि इस ऑपरेशन के लिए वेट करो, जैसे ही वेट हो जाता है सारी की सारी बुक्स आपको मिल जाती हैं, तो आप फिर उसके बाद जो है वो चेनिंग वाला ये मैप का मेथड इस्तेमाल कर लो, ठीक है। और सेम सिनेरियो हम यहाँ पे रिपीट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे बुक डॉट रेपो डॉट फाइंड बाय आईडी, क्योंकि मेरे पास अगेन एसिंक्रोनस ऑपरेशन है तो हम यहाँ पर भी एसिंक लगाकर यहाँ पर सिंपल अवेट करेंगे, ठीक है। सिंपल एज दैट, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अवेट लगाने के बावजूद भी मेरे पास एक एरर थ्रो हो रहा है, और एरर इसलिए थ्रो हो रहा है क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो मेथड है फाइंड बुक बाय आईडी का, यहाँ तो वो आपको बुक की एंटिटी रिटर्न करेगा, यहाँ नल रिटर्न करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे एक्स्ट्रा कंडीशन लगानी है जिसमें मैं ये डिसाइड कर रहा हूँ कि मेरे पास नल नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो मैं इस मेथड को मुझे यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम सिंपल एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर मैं सिंपल एक बुक एंटिटी, ठीक है, और उसको मैं इक्वल कर दूंगा अवेट, ठीक है। और यहाँ पे हम अगेन बुक रेपो का मेथड इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, डॉट फाइंड बुक बाय आईडी, ठीक है। और यहाँ पे मैं आईडी पास कर दूंगा, ठीक है। और यहाँ पर इसके अंदर बेसिकली अब मुझे पता है कि जो बुक एंटिटी का ऑब्जेक्ट है, यहाँ तो बेसिकली ये बुक एंटिटी मुझे रिटर्न देगा, यहाँ ये मुझे नल थ्रो कर रहा होगा, ठीक है। यहाँ तो बुक एंटिटी होगी, यहाँ नल थ्रो कर रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कंडीशन लगा सकता हूँ कि इफ बुक एंटिटी, अगर बुक एंटिटी एग्जिस्ट करती है तो ही ये वाला काम करो, ठीक है। तो ही आप जाकर बेसिकली मुझे रिस्पॉन्स थ्रो करो, ठीक है। कि उसके बाद आप जाकर बेसिकली मुझे यहाँ पर बुक मैपर के अंदर ये चीज़ हटा के यहाँ पे सिंपल क्या कर देना है, बुक एंटिटी मेंशन कर देना है, ठीक है। तो बेसिकली क्या हुआ कि बुक एंटिटी का हम लोग बेसिकली डेटाबेस से ऐड करेंगे, अगर डेटाबेस में उस आईडी के अगेंस्ट में कोई बुक एंटिटी होगी तो यहाँ पर अगर सेव हो जाएगी, तो हम कंडीशन लगा देंगे अगर बुक की एंटिटी है तभी जाकर मुझे रिस्पॉन्स सेंड करो, वरना एल्स के केस में आप सिंपल जो है वो यहाँ पर रिटर्न करवा सकते हैं कोई भी सिंपल स्ट्रिंग के बुक डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, कि बुक एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। सिंपल एज दैट।
तो इस पॉइंट पे अगेन मेरे नज़दीक मेरी जो सर्विस लेयर है वो भी तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है, और मेरे नज़दीक मुझे कंट्रोलर लेयर पर जाकर कोई चीज़ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक दो बार फिर भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर मैं दोबारा आता हूँ अपने राउट्स की लेयर पे, तो राउट्स लेयर पे अगर मैं बुक डॉट राउट खोलता हूँ, तो यहाँ पर अगेन मैं जो है ना, मेरे नज़दीक कोई भी चीज़ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मेरे नज़दीक यहाँ पर जो है वो, क्योंकि हम लोग सारे के सारे मेथड्स जो हैं वो यहाँ पर एसिंक्रोनस इस्तेमाल कर रहे हैं, तो चीज़ तो कोई भी चेंज नहीं होगी, बस यहाँ पर हमें बेसिकली अवेट इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जितने ही मेथड्स हैं यहाँ पर वो सब बेसिकली प्रॉमिस रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सिंपली क्या करना है कि इस एरर फंक्शन को यहाँ पर एसिंक इस्तेमाल करना है, ठीक है, और यहाँ पर अगेन हम इस्तेमाल कर रहे होंगे अवेट, ठीक है। और सेम यही काम मुझे हर मेथड के साथ करना है, तो मैं जल्दी से कंप्लीट कर सकता हूँ, ठीक है। एसिंक और यहाँ पर भी मैं अवेट इस्तेमाल करूँगा, ठीक है, और सेम गोज हेयर, और यहाँ पर भी मैं अवेट इस्तेमाल करूँगा, ठीक है। ठीक है, लेकिन इस पॉइंट पे अगेन अगर आप इस एसिंक्रोनस वाले तरीके को अवॉइड करना चाह रहे हैं, तो बेसिकली एक्सप्रेस का एसिक हैंडलर का पैकेज आता है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके थ्रू बेसिकली आप जो है वो सिंपली इस एरो फंक्शन को आप रैप कर देंगे एक्सप्रेस के हैंडलर के फंक्शन के साथ, तो आपको बेसिकली अवेट लगाने की ज़रूरत नहीं होगी, एक्सप्रेस ऑटोमेटिकली उस चीज़ को हैंडल कर रहा होगा, ठीक है। लेकिन फिलहाल के लिए बेसिकली मैं जो उसको एसिंक इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस पॉइंट पर इसको सेव कर लेते हैं, और सेव करते साथ मेरे नज़दीक ऐसी कोई भी चीज़ नहीं बची जो भी हमें और इम्प्लीमेंट करनी है। बस एक चीज़ हमारी रह चुकी है, वो ये थी कि लास्ट टाइम अगर आप लोगों को याद हो, तो बुक ऐड करने के लिए हम लोगों ने बेसिकली, अगर मैं इस बुक रिक्वेस्ट पेलोड के अंदर आऊँ, तो आपको याद हो तो हम लोगों ने बेसिकली बुक की आईडी भी मैप करवाई थी, ठीक है। तो अभी क्योंकि हम लोग डेटाबेस प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट कर चुके हैं, तो मेरे नज़दीक इस बुक की आईडी को मैप करवाना कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हम इसको डेटाबेस में ऑटोमेटिकली जो है वो ये आईडी इंक्रीमेंट हो रही होगी, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ, और रिमूव करते साथ ही बेसिकली जो है वो, इसको रिमूव करते साथ ही जो है वो, क्योंकि मैं इसको यहाँ से रिमूव कर चुका हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है मैपर लेयर के ऊपर अभी एरर थ्रो हो चुका होगा। और अगर मैं मैपर लेयर पे आता हूँ, तो जैसे ही मैं अपने मैपर को खोलता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैं रिक्वेस्ट को एंटिटी में मैप करवा रहा हूँ, तो यहाँ पर वो एरर थ्रो कर रहा है कि उसे बुक आईडी नहीं मिल रही, ठीक है। तो इस पॉइंट पे अगेन इसको मैप करवाने का सबसे सिंपलेस्ट तरीका क्या है कि आप यहाँ पे बुक एंटिटी की क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लें, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको यहाँ पे कॉमेंट कर लेता हूँ, और कमेंट करते साथ ही मैं यहाँ पर इसको बुक एंटिटी का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ, और इक्वल्स टू यहाँ पे न्यू बुक एंटिटी कर लेते हैं। और यहाँ पर अब हम जो मैपिंग करवाएंगे वो कुछ इस तरीके से होगी कि बुक एंटिटी डॉट ऑथर इज इक्वल्स टू रिक्वेस्ट पेलोड डॉट ऑथर नेम, ठीक है। अब हम मैपिंग इस तरीके से करेंगे, तो मैं काम करता हूँ, तीन और डुप्लीकेट कर लेता हूँ। यहाँ पर आ जाएगी परचेज प्राइस, ठीक है, और यहाँ पर रिक्वेस्ट डॉट पेलोड डॉट पीपी कर लेंगे हम लोग फॉर परचेज प्राइस, ठीक है। और यहाँ पर अगेन मेरे पास है सेलिंग प्राइस, और यहाँ पर मैं कर दूंगा एस पी फॉर सेलिंग प्राइस, और मेरे पास यहाँ पे है टाइटल, तो टाइटल करके यहाँ पर मैं कर दूंगा बुक नेम, ठीक है, सिंपल एज दैट, ठीक है। तो इस पॉइंट पर जो भी मैपिंग होगी वो इस तरीके से होगी बाय डिफॉल्ट। टाइप वाले में जब भी आपको मैपिंग करवानी होती है, तो आप बेसिकली इस तरीके से क्लास बना के उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करके इस तरीके से मैपिंग कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट पे हम अपनी मैपिंग कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है, और ये कोड मैं यहीं पे छोड़ देता हूँ कमेंट किया हुआ, ताकि आप लोगों को आइडिया हो कि टाइप वॉल्यूम की मैपिंग में और इस मैपिंग में क्या फ़र्क है, ठीक है। इस पॉइंट पे मेरे नज़दीक हम तकरीबन सारी चीज़ें कंप्लीट कर चुके हैं, तो मैं अपना फोल्डर स्ट्रक्चर सारा जो है वो सब कर लेता हूँ, और हम सिंपली जो है वो अपने राउट्स के फोल्डर में आके बुक राउट को ओपन करके अब हम सिंपली जाकर थंडर क्लाइंट के अंदर जाकर इन एपीआईज का प्रॉपर्ली टेस्ट कर सकते हैं। तो इसी पॉइंट में बेसिकली मैं अपना इंटीरियर टर्मिनल खोल लेता हूँ, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कोई एरर नहीं, और सारी चीज़ें प्रॉपर्ली इनिशियलाइज हो चुकी हैं, और मेरा सर्वर भी पोर्ट 5000 में प्रॉपर्ली अप है, ठीक है। तो इंटीरियर टर्मिनल को हाइड कर लेते हैं, और अपने थंडर क्लाइंट को खोल लेते हैं, और यहाँ पर मैं एक न्यू रिक्वेस्ट ऐड कर लेता हूँ। और न्यू रिक्वेस्ट में सबसे पहले हम क्या करेंगे कि बेसिकली बुक को ऐड करेंगे, ठीक है। तो मैं HTTP फॉरवर्ड स्लैश लोकल होस्ट पोर्ट है मेरे पास 5000 स्लैश बुक स्लैश एट, ठीक है। ये बेसिकली मेरे पास URL है, और ये बेसिकली पोस्ट का था, तो मैं इसको पोस्ट करूंगा, और उसमें बॉडी प्रोवाइड करेंगे हम जेसन के अंदर, ठीक है। तो एक दफ़ा देख लेते हैं कौन कौन सा पैरामीटर प्रोवाइड है। तो अगर मैं स्लैश एट की रिक्वेस्ट पे आऊँ, तो आप देख सकते हैं कि बुक रिक्वेस्ट पेलोड रिक्वायर्ड है, ठीक है। और अगर इसमें क्लिक करूँ, तो आप देख सकते हैं कि बुक नेम, ऑथर नेम, सेलिंग प्राइस और परचेज प्राइस, ये पैरामीटर्स रिक्वायर्ड है। कॉपी कर लेते हैं इसको, यहाँ पे मैं यहाँ पे ले आता हूँ, और यहाँ पे लाके पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब इसको प्रॉपर्ली फॉर्मेट कर लेते हैं,
ठीक है। तो बुक नेम के पॉइंट पे हम लेट सपोज करें मैं हैरी पॉटर ऐड करवाना चाह रहा हूँ, और यहाँ पर नेक्स्ट बेसिकली मैं ऑथर का नेम लेट सपोज करें दैट इज J.K. रोलिंग, और इसी पॉइंट पे सेलिंग प्राइस लेट सपोज करें कि मेरे पास 1000 है, और जो मेरे पास परचेज प्राइस है लेट सपोज करें दैट्स परचेज प्राइस लेट सपोज करें 200 ही है। ठीक है, तो काफ़ी सारा मुनाफा रख रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो इस पॉइंट पे अगेन मैं अपना पेलोड भी बना चुका हूँ जेसन के अंदर, और URL भी है, पोस्ट की रिक्वेस्ट है, सेंड करते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट निकलता है। सेंड किया, 200 ओके आया और सक्सेस का रिस्पॉन्स आ रहा है मेरे। इसका मतलब क्या है, मेरा डेटा प्रॉपर्ली इंसर्ट हो चुका है। ठीक है, तो अगेन इसको मैं डेटा ग्रिप से वेरीफाई कर लेते हैं। यहाँ पर आते हैं, रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास हैरी पॉटर J.K. रोलिंग सेलिंग प्राइस 1000 और परचेज प्राइस 200। ठीक है, यहाँ पर आप आईडी देख सकते हैं 3 आ रही है। रीज़न इस वजह से क्योंकि मैं ऑलरेडी इसके अंदर काफ़ी टेस्टिंग कर चुका था, तो ऑडी उसने ऑटोमेटिकली 3 अलॉट की। ठीक है, तो ऑटो इंक्रीमेंट थी, तो अगेन रिकॉर्ड प्रॉपर्ली ऐड हो चुका है। इस पॉइंट पे काम करते हैं, एक और बुक ऐड कर चुके हैं, कर सके देखते हैं हम लोग। तो लेट्स सपोज करें कि बुक का नाम मैं चेंज करके रॉबिन हुड कर लेते हैं। ठीक है, इसके ऑथर का नाम क्या होगा, चलो कोई भी दे देते हैं। ठीक है, ऑथर का नाम लेट्स सपोज करें कि मैं अपना नाम लिख देता हूँ। ठीक है भाई, मैंने लिखी है। उसके बाद सेलिंग प्राइस लेट्स सपोज करें कि इट्स 2000 सेलिंग प्राइस और आई 1200 की है। ठीक है, परचेज प्राइस 500, सेलिंग प्राइस 2000, सेंड करेंगे, सक्सेस का रिस्पॉन्स आया। दोबारा डेटा ग्रिफ में जाते हैं, रिफ्रेश करेंगे तो अगेन मेरे पास रिकॉर्ड प्रॉपर्ली इंसर्ट हो चुका है। ठीक है, तो इस पॉइंट पे अगेन ऐड वाली API प्रॉपर्ली काम कर रही है, तो न्यू रिक्वेस्ट ऐड करेंगे। अब हम फाइंड ऑल करेंगे। ठीक है, तो एक काम करता हूँ, जो ऐड वाली रिक्वेस्ट थी, ठीक है, इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं यहाँ से। ठीक है, और जो न्यू रिक्वेस्ट हमने ऐड की थी फाइंड ऑल वाली, यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, और यहाँ पर बुक ऐड की बजाय मैं करूँगा फाइंड ऑल। गेट की रिक्वेस्ट है, सेंड करेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास 2 ही किताबें आ रही हैं। ठीक है, एक में बेसिकली मेरे पास हैरी पॉटर है, और सेकंड में मेरे पास जो है वो रॉबिन हुड वाली किताब है। ठीक है, तो इस पॉइंट पे मेरी जो फाइंड ऑल KPI भी प्रॉपर्ली काम कर रही है। अब हम फाइंड बाय आईडी वाले चेक कर लेते हैं, इसको कॉपी करके मैं एक नई रिक्वेस्ट ऐड कर लेता हूँ, और यहाँ पर अगेन इसको पेस्ट करके फाइंड बाय आईडी कर लेते हैं। ठीक है, और स्लैश देके मुझे आईडी प्रोवाइड करनी है, और अगर डेटाबेस में देखें तो मेरे पास 3 और 4 दो ही आईडीज अवेलेबल हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 4 कर लेते हैं, और 4 करके मैं सेंड करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 4 के अगेंस्ट में, क्योंकि मेरे पास रॉबिन हुड पड़ी हुई थी, तो वही किताब उठ के आ रही है। और अगर मैं यहाँ पे लेट सपोज करें 3 देता हूँ, सेंड करता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो है वो J.K. रोलिंग आ रही है। ठीक है, हैरी पॉटर जो बेसिकली आईडी 3 के अगेंस्ट में पड़ी हुई थी। और लेट सपोज कि नहीं कोई और आईडी देता हूँ जो एग्जिस्ट नहीं करती, और उसको अगर मैं सेंड करूंगा, तो यहाँ पर आपको सिंपल रिस्पॉन्स मिल जाएगा कि बुक डज नॉट एग्जिस्ट, कि बुक आईडी 10 के अगेंस्ट में कोई भी किताब एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, तो हम तकरीबन APIs को टेस्ट कर चुके हैं। अब मेरे नज़दीक जो आखिरी API वो डिलीट वाली है, तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ और न्यू रिक्वेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, और इसको हम पेस्ट करके सिंपल यहाँ पर डिलीट, और डिलीट के बाद हम आईडी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो एक दफ़ा देख लेते हैं कौन कौन से आईडीज थी 3 और 4। तो लेट सपोज करें मैं 4 वाली डिलीट करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो 4 पे क्योंकि गेट की रिक्वेस्ट के अगेंस्ट ही मैंने डिलीट को मैप करवाया हुआ था, तो मैं इसको गेट ही रहने दूंगा, सेंड करूंगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 200 ओके का रिस्पॉन्स आ चुका है, सक्सेस भी मुझे लिखा हुआ आ रहा है। इसका मतलब बुक 4 डिलीट हो चुकी होगी। तो मैं जाकर अगर डेटाबेस से वेरीफाई करता हूँ, तो जैसे ही मैं रिफ्रेश किया आप देख सकते हैं कि बुक 4 भी मेरे पास डिलीट हो चुकी है। ठीक है, और अगेंस्ट अगर मैं इसको बुक 3 को भी डिलीट करूँ और सेंड करूँ, तो अगर देख सकते हैं कि रिस्पॉन्स भी 200 ओके आ रहा है, सक्सेस आ रहा है। और अगर मैं दोबारा जाकर वेरीफाई करूँ, तो मेरे पास बुक 3 भी डिलीट हो चुकी है। ठीक है, और इस पॉइंट पे अगेन अगर आप जो है वो फाइंड ऑल के रिक्वेस्ट को दोबारा ट्राई करें, ठीक है, और सेंड करें, तो यहाँ पर आपको एम्प्टी एरे मिलेगा, क्योंकि सारी की सारी बुक्स यहाँ पे डिलीट हो चुकी हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट पे अगेन हमने सक्सेसफुली क्या किया, अपने क्लीन कोड के की प्रैक्टिस को इस्तेमाल करते हुए हमने डेटाबेस को जो है वो कनेक्ट किया टाइप ORM की मदद से, और सारे के सारे ऑपरेशंस जो हमने लास्ट टाइम हार्ड कोड एरे में किए थे, वो अब हमने विद द हेल्प ऑफ टाइप ORM डेटाबेस लेवल पे किए हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट पर उम्मीद करता हूँ काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली होंगी। तो इफ़ यू लाइक माई चैनल, सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।